हाय हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं अजीत आप लोगों का स्वागत करता हूं इस नए सीरीज में, जिसमें ही 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो कि आज मैंने आपको कॉन्फिडेंस आपके पास कितना है उसको बेहतरीन करने के लिए बहुत ही इजी टू मॉडरेट, इसको बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन लाए हूं, ताकि आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन ना हो और आपको कॉन्फिडेंस जो है और भी ज़्यादा बूस्ट हो। तो बने रहिएगा, देखिएगा, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी दोस्तों मेरा चैनल नया है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो अपने दोस्तों भाइयों बहनों के बीच शेयर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो आप लोग जानते हैं कि पीएच मान से अम्लीय जो 114 तक सोरेनसन का दिया हुआ था, तो 1 से 7 के अंदर जो रहता है उसका जो आता है उसको अम्लीय बोला जाता है, और 7 से 14 के बीच जो रहता है उसको क्षारीय बोला जाता है। जिसका एग्जैक्ट 7 रहता है उसको उदासीन बोला जाता है। तो पीएच मान 7 किसका हो जाएगा? तो इसका तो एक सही आंसर है, बिल्कुल ही उदासीन विलयन का हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, इसका तो एक सही आंसर बी नंबर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, उदासीन विलयन। क्या हो गया? इसका सही आंसर उदासीन विलयन हो जाएगा। और लेकिन इसका शुद्ध पानी जो है, जो डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, नाइट्रोजन 7, हाइड्रोजन का 1 होता है। इसलिए हाइड्रोजन का कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता हाइड्रोजन में। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। और तांबा का जो है, तांबा का परमाणु संख्या 29 हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग काफ़ी ज़्यादा सही कर पाएंगे, उम्मीद है हमको। लेकिन देखिए आप कितना कर पाते हैं। एंगस्ट्रम की इकाई क्या है? तो एंगस्ट्रम की इकाई क्या हो जाता है दोस्तों? तरंग दैर्घ्य हो जाती है। एंगस्ट्रम की इकाई तरंग दैर्घ्य, ए नंबर इसका सही हो जाएगा। ऊर्जा का जूल हो जाता है, और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो है दोस्तों हर्ट्ज हो जाता है इसका। आगे देखिए, ये भी है आवृत्ति, वही क्वेश्चन आ गया। आवृत्ति को मापा जा सकता है, तो आवृत्ति को किस में मापा जा सकता है? हर्ट्ज में मापा जा सकता है। तो हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जा सकता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे 5 क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सुधार किया गया। पूरा क्वेश्चन है, डीएनए संरचना की खोज किसने किया था? डीएनए संरचना की खोज किसने किया था? तो वाटसन एवं क्रिक शॉर्टकट में बोला जाता है, लेकिन पूरा नाम जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक है। जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक है इसका पूरा नाम। यदि सिर्फ डीएनए की खोज किसका रहता, तो मिक्सचर जो है, मिक्सचर ने पहली बार डीएनए को देखा था, और डीएनए संरचना जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वो वाटसन और क्रिक ने दिया था। तो इसका सही आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। 6 नंबर कह रहा है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड क्या है दोस्तों? तो ये वसा का रूप होता है। ट्राइग्लिसरीन एक वसा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ईईजी किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? तो ईईजी का उपयोग हम लोग डॉक्टर लोग जो करता है वो मस्तिष्क के रूप में करता है ईईजी। और ईसीजी रहता तो हृदय के लिए हो जाता है ईसीजी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, यानी कि शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? तो शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करेगा? हाइपोथैलेमस। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? सही कथन चुने। तो सही कथन इनमें से कौन सा हो जाएगा? मतलब कि पहला है कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। तो नहीं, बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग से ज्यादा होता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सभी सातों रंगों में सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य जो होता है लाल प्रकाश का ही होता है। तो बैंगनी के अकॉर्डिंग पूछे या किसी और कलर के अकॉर्डिंग पूछे, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे ज्यादा होता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा।
आगे हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो 40 डिग्री फ़ारेन दोस्तों मेरे पास पेन नहीं है, नहीं तो यहाँ पर एक फार्मूला लिख के बता देता है। यहाँ पे होता है C/5 इक्वल टू F-32/9 पे निकालिएगा। इसके बाद पुट कर दीजिएगा मान, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अभी मेरे पास संसाधन की कमी के रहने के कारण दोस्तों मैं ऐसे ही आप लोगों की सहायता करना चाह रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और गौर से सुनने का कोशिश कीजिए। पढ़ने से ज़्यादा दोस्तों सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आइए देखते हैं विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति कह रहा है। यदि खाली विद्युत का होता तो विद्युत का इकाई एम्पियर हो जाता है, लेकिन विद्युत शक्ति कह रहा है तो वाट हो जाएगा। इसका सही आंसर वाट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत मोटर में, यानी विद्युत मोटर जो है किससे किस में बदलता है? तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत तो ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर बदलता है। आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर में होता है, यानी पानी के बारे में पूछ रहा है, मानव शरीर में कितना पानी होता है? तो मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। मानव शरीर में कितना पानी होता है? लगभग 70% होता है। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा एम्पीयर में मापी जाती है। विद्युत धारा ने हमने किस उपकरण, सॉरी दोस्तों एम्पीयर बोल दिया, मतलब कि एमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा को एमीटर में मापा जाता है। आगे 15 देखते हैं, ग्रीन गैसों का मुख्य घटक कौन है? तो दोस्तों मुख्य घटक के बारे में पूछ रहा है। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, इनमें से सभी मुख्य घटक हो जाते हैं। लेकिन यदि महत्वपूर्ण पूछता तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन मुख्य घटक तो घटक के रूप में दोस्तों सभी आ जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। क्या हो रहा है? इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पे मिला था? यानी कि उनको किस कार्य के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था? तो आइंस्टीन को बहुत बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं, इक्वल टू एम सी स्क्वायर फार्मूला दिए थे, उसी के अनुसार उनको प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए उनको दिया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? यानी कि कोशिका का शक्ति स्रोत क्या हो जाएगा? कोशिका की जिसे पावर हाउस भी कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे 18 है, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो एड्स विषाणु द्वारा होता है, यानी कि वायरस के द्वारा होता है। आगे 19 नंबर देखते हैं, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाएगी? हाइग्रोमीटर। क्या इसका आंसर हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। यदि हाइड्रोमीटर कब होता है? तो हाइड्रोमीटर होता है घनत्व के बारे में पूछता है, घनत्व किससे मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर होता है। और पायरोमीटर जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रकाश के लिए मापा जाता है, जैसे कि सूर्य की तापमान के लिए नापा जा सकता है। पायरोमीटर बहुत ज़्यादा तापमान के लिए मापा जाता है। और लैक्टोमीटर से हम लोग दूध की शुद्धता का पता करते हैं कि दूध कितना शुद्ध है। आगे देखते हैं हम लोग दाव की इकाई क्या है? तो दाव की इकाई न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा दोस्तों। इसका ये बीच में नहीं है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। या फिर यदि ऑप्शन में पास्कल रहता तो पास्कल भी सही आंसर हो जाता। दाव की इकाई पास्कल। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सॉरी दोस्तों 21 नहीं है, उस क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पाद करता है? तो भारत सबसे ज़्यादा, ऑप्शन के अनुसार देखेंगे हम लोग तो भारत सबसे ज़्यादा तिलहन का उत्पादन करता है। आगे 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रूस की कौन सी एक नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है? तो प्रशांत महासागर की ओर कौन सी नदी बहेगी?
तो रूस की अमूर नदी जो है दोस्तों, रूस की अमूर नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है, जिसका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर है, तो कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर किस देश में हो जाएगा? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मलेशिया के रूप में, यानी कि मलेशिया में जो सर्वोच्च शिखर है कोटा किनाबालू हो जाएगा। ये सब दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन के तौर पे आता है, ये सब कंफ्यूज नहीं होइएगा, और यदि आप लोगों को एग्जाम में आता है तो बिल्कुल ही सही बना के आइएगा। क्वेश्चन 25 कह रहा है, अरे मिलाने के लिए दिया गया है मरुस्थल और देश के बारे में, यानी कौन सा मरुस्थल कौन सा देश में। तो ऑप्शन ए में है दस्त ए लूट, ऊपर मरुस्थल है और नीचे देश है, तो दस्त ए लूट मरुस्थल अपना ईरान में आ जाएगा, और नूबियन मरुस्थल जो हो जाएगा सूडान में आ जाएगा, और मोजावे मरुस्थल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा, और रब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में हो जाएगा। इस तरह से यदि आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे, ध्यान से देखे होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जा रहा है। 1 का 2, 2 का 3, 3 के 1, 4 का 4। 26 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्यसागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? भूमध्यसागरीय प्रकार की जलवायु का इनमें से कौन नहीं है? तो उत्तरी न्यूजीलैंड दोस्तों नहीं है इसमें। बाकी मध्य कैलिफोर्निया जो है भूमध्यसागरीय प्रकार के, मध्य चिली भी हो जाएगी, और अफ्रीका का दक्षिणी छोर भी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो हम सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो क्या म्यांमार की राजधानी नेपीडा है? तो बिल्कुल सही है। फुलानी जनजाति की अधिकांश जनसंख्या नाइजीरिया में रहती है, तो बिल्कुल सही है। जारविस वाकर कोराल द्वीप के उदाहरण है, तो बिल्कुल ही सही है। लेकिन ये कौन सा सही नहीं है? तो केरोसी, और केरोसी ज्वालामुखी जो है यूएसए में स्थित नहीं है। तो केरोसी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? केरोसी ज्वालामुखी जो स्थित है दोस्तों केनिया में स्थित है। अफ्रीका की कंट्री जो केनिया है, केनिया में केरोसी स्थित है, केरोसी ज्वालामुखी। आगे 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ स्थित हो जाएगी? पश्चिमी चंपारण में। सोमेश्वर पहाड़ी पश्चिमी चंपारण में स्थित हो जाएगी। बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है? तो ककोलत जलप्रपात जिसे ठंडे जल की जल नथी निकलता है, गर्मी के दिनों में बहुत सारे पर्यटन वहां पे जाते हैं, तो ये नवादा जिला इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे 30 नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला पूछ रहा है, तो कौन हो जाएगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, शिवहर। शिवहर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी दोस्तों? राजगृह में हुई थी, राजगृह में 483 बीसी में हुआ था, और दूसरी जो हुआ था वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र, और चौथी कश्मीर में हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? यानी सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, भीम कडफिसस। भीम कडफिसस कुषाण वंश का शासक है, जो कि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा चलाया था, और पुष्यमित्र सिंह सुंग वंश का ही है। मीनांडर गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में जानते हो, 23वें शासक था ये। और आगे हम लोग देखते हैं 33 नंबर, आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या किया था कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? यानी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्यास्त एवं सूर्योदय किसके कारण, तो सबसे पहले किसने बताया था? तो अपने जो बिहार के रह चुके हैं आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ही जो थे उन्होंने ही पहले बताया था दोस्तों। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आगे 34 नंबर है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना किया था? दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बोल सकता हूँ कि थोड़ा हाई लेवल का पड़ गया,
तो मेरिट बनाने में दोस्तों ध्यान रखिएगा, यदि यही सब 1-2 क्वेश्चन आपको आता है तो आप बहुत सारे लड़कों को पीछे पीछे छोड़ दीजिएगा। इसका सही आंसर सी बालपुत्र देव, बालपुत्र देव इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे 35 नंबर है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी किसने लिखा? तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी इसका सही आंसर हो जाएगा अज्ञात। अज्ञात का मतलब दोस्तों कोई एक नाविक के द्वारा लिखा गया था। उसका सही नाम क्या है? उसका नाम अपना वर्णन नहीं किया था, खाली पुस्तक लिख के एक नाव में छोड़ दिया था बस। पेरिथियन ऑफ द एरिथियन सी अज्ञात के द्वारा लिखा गया है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है, यानी कहाँ से प्राप्त होती है? जितना आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये सभी पुस्तक के नाम है, ऐतिहासिक पुस्तक या ग्रंथ है ये सभी। तो उनमें से किस कहाँ से मिलता है? सबसे पहले बख्तियार खिलजी के बारे में तो कहाँ से मिलता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी किसकी पुस्तक है? तो मिन्हास उस सिराज की पुस्तक तबकात ए नासरी है। इसी के बारे में सबसे पहले बख्तियार खिलजी के हमले के बारे में दिया गया है जानकारी। आगे 37 नंबर है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? यानी कि आधा कर को जो है 1/2 कर दिया था, यानी 50% कर दिया था। तो दिल्ली सल्तनत का जो शासक था अलाउद्दीन खिलजी ही ऐसा किया था, नपाई का आधा राजस्व के रूप में लिया करता था। 38 नंबर क्वेश्चन है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया इसका सही आंसर हो जाएगा सुहार बर्दी संप्रदाय। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? तो सुहार बर्दी संप्रदाय। आगे 39 नंबर क्वेश्चन है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? इस तरह से करने वाला जो शासक था वो इस्लाम शाह था। इस्लाम शाह सूर्यवंश के शासक था, सूर्यवंश का शासक था इस्लाम शाह। और आगे देखते हैं दोस्तों, आप लोग, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर चुके हैं, इसलिए मैंने कुछ-कुछ क्वेश्चन इस तरह का भी लाया हूँ ताकि आपकी तैयारी की परख हो, आपको कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ, हम इस लेवल के भी क्वेश्चन कर पाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? ये किसका कथन था दोस्तों? तो ये कथन था विलियम फिंच का। विलियम फिंच का कथन था कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल जो निर्माण हुआ था उसमें 5000 से लेकर के 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। सोचिए दोस्तों, इस किसका कथन था? विलियम फिंच का। आगे है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो कश्मीर के अकबर हम लोग किसे कहते हैं? तो जैनुल आबिदीन के, यानी कि इसका पूरा नाम हो जाएगा सुल्तान जैनुल आबिदीन। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे 42 है, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? हाजी शरिया-उद-दौला। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? हाजी शरिया-उद-दौला। यदि दोस्तों आप इसमें से 40 भी क्वेश्चन कर रहे होंगे तो मैं ये मान के चलूँगा कि आपकी तैयारी बहुत ही अपर लेवल की हो चुकी है। आप बहुत सारे लड़कों को पीछे छोड़ सकते हैं। ये मैं अपने बहुत सारे एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ दोस्तों, सच में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश इन रूल इंडिया किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। दोस्तों क्या हो जाता है, अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो हो जाता है दोस्तों, लेकिन जल्दी देखिए, एक डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का सोचे हैं, आप लोग साथ दें तो ये ज़रूर ही पूरा होगा। आगे 44 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया था? बंगाल किराएदारी अधिनियम को अंग्रेजी में टेनेंसी एक्ट भी बोला जाता है दोस्तों। तो टेनेंसी एक्ट कब आया था बंगाल और बिहार में भूमि के लिए? तो
1885 में। डेट वही याद रखिएगा जोड़ के दोस्तों, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, तो उसी से मिला के याद कर लीजिएगा कि बिहार बंगाल व भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदार अधिनियम 1885 में ही आया था। आगे 45 नंबर क्वेश्चन है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? यानी कि बिहार को कब एक स्वतंत्र प्रदेश का दर्जा दिया गया था? तो जो 1912 में दिया गया था, जब बिहार बंगाल से अलग हुआ था। 40 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह पहली बार गांधी जी ने 1917 में किया था और उनकी ये पहली आंदोलन थी। 47 से 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो क्वेश्चन कर रहा है पूर्ण स्वराज का पताका जो है किसने उठाया था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1929 के कांग्रेस के अधिवेशन जो है यही किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। आगे क्वेश्चन नंबर 48 है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित किया गया था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 1931 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में इसकी स्थापना हुआ था। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था? तो बिहार का जो पहले मंत्रिमंडल का नेतृत्व है वो किसने किए थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ही किए थे। दोस्तों श्री कृष्ण सिंह का जन्मभूमि नवादा जिला में है, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दिए। आगे 50 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो कौन सा एक स्थल रुद्ध है? स्थल रुद्ध दोस्तों उसे कहते हैं जो समुद्र से नहीं लगता, यानी कि चारों तरफ उसके देशी देश होते हैं। तो इनमें से ऑप्शन के अनुसार पूछ रहा है तो इसका हंगरी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। उधर एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, इसलिए मैं आप लोगों को नाराज नहीं करना चाहता हूँ, तो मैंने 51 क्वेश्चन भी लाया है, यानी कि नंबरिंग के अनुसार 51 है और ऐसे काउंटिंग के अनुसार 50 क्वेश्चन। तो निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल में सबसे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग और ऑप्शन के अनुसार सबसे बड़ा अति हो जाएगा बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप जो है दोस्तों किसका भाग है? यह इंडोनेशिया का एक भाग है। तो दोस्तों यदि कुछ गलतियाँ होगा, कुछ मुझ में कमी रही होगी, तो दोस्तों प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरी गलतियों को लिखिएगा, क्योंकि अभी मेरी शुरुआत है दोस्तों। क्या होता है, कैसे होता है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन बहुत ही बेस्ट देने का कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। आप लोग यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आप लोग सही से तैयारी कीजिए, आप लोगों को कि एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू दोस्तों।